हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी विद लवीशा। दिस इज लवीशा, योर यूपीएससी मेंटर। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर भी कुछ लोग इससे खुश हैं, कुछ लोग इससे परेशान हैं। गवर्नमेंट का काफी बड़ा एक्शन है ये, बट ये सारी चीजें अभी हमारा काम नहीं है डिस्कस करना। हम सिर्फ अभी वो डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इस अमेंडमेंट के क्वेश्चन 3 जगह आने के चांसेस है। पहला, आपके प्रीलिम्स के अंदर। सेकंड, आपके GS2 के अंदर। और थर्ड वन कि आपके एसए के अंदर भी ऐसा कोई टॉपिक आ सकता है जहां पर आप इस चीज को यूज कर पाओ। लेकिन GS2 और एसए की बात हम बाद में करेंगे। फिलहाल हमारा मेन मोटिव किसके लिए है? प्रीलिम्स के लिए। तो अभी हम वैसे डिस्कस करेंगे जिससे कि अगर हमारे प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन आए तो हम उस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर पाए विद इन सेकेंड्स। लेट्स स्टार्ट। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 कंटेक्स्ट क्या है इसका? इस बिल को अब रीनेम कर दिया गया है एज यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो अब इस बिल का नाम होगा उम्मीद बिल। हैज बीन पास्ड इन द लोकसभा। लोकसभा के अंदर भी मिडनाइट में पास हो चुका है और फाइनली इसके ऊपर प्रेसिडेंट ने भी अपने सिग्नेचर कर दिए हैं और ये बिल एक्ट बन चुका है। इसके अलावा और क्या चीज चल रही थी? वो थी मुसलमान वक्फ रिपील बिल 2024 जो था वो भी अप्रूव कर दिया गया है। और जो पहले एक एक्ट हुआ करता था मुसलमान वक्फ एक्ट 1923 उसको रिपील कर दिया गया है, उसको अब हटा दिया गया है। अब बैकग्राउंड समझते हैं। 2 बिल इंट्रोड्यूस हुए थे 2024 के अंदर। एक आपका हुआ था वक्फ बिल 2024 जिसके अंदर अमेंडमेंट चाहती थी गवर्नमेंट। दूसरा था आपका मुसलमान वक्फ रिपील बिल 2024। इस बिल को हटाना चाहती थी गवर्नमेंट। अब ऑब्जेक्टिव क्या था? पहला ऑब्जेक्टिव था कि जो वक्फ एक्ट 1995 था उसके अंदर कुछ चैलेंजेस थे मैनेजिंग प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उस चीज को अमेंड किया जाए जिसके लिए ये एक्ट लेकर आई थी गवर्नमेंट। साथ में एक और मोटिव था गवर्नमेंट का कि एडमिनिस्ट्रेशन इससे इम्प्रूव होगा और वक्फ बोर्ड के अंदर भी काफी एफिशिएंसी आ जाएगी। अब ऑब्जेक्टिव दूसरे का देखते हैं कि इस बिल को रिपील क्यों करना चाहती थी गवर्नमेंट। इस बिल को रिपील करने की सबसे पहला रीजन तो ये है कि ये एक्ट था आपका 1923 का, मतलब जब तक हमें इंडिपेंडेंस भी नहीं मिली थी उस टाइम का ये एक्ट था जो आज तक चलता आ रहा था। तो ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन हो गया। उसके अलावा यूनिफॉर्मिटी, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी किसके अंदर? कि वक्फ प्रॉपर्टी जो होती है उसकी मैनेजमेंट के अंदर, जो किसके अंडर थी अब तक? वक्फ एक्ट 1995। अब इसको हटाकर नया बिल अमेंड हो चुका है वक्फ बिल 2025। अब उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें करवाई जाएंगी। अब उसके बाद अब पहले समझते हैं वक्फ का मतलब क्या है। वक्फ रेफर करता है प्रॉपर्टीज को। कौन सी प्रॉपर्टीज को? जो प्रॉपर्टी किसी रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज की जाती है अंडर इस्लामिक लॉ, और जिसकी चीजें भी कैसे चलती है? इस्लामिक लॉ के अंडर चलती है। सेल और अदर यूज ऑफ द प्रॉपर्टी इज प्रोहिबिटेड। जो ये प्रॉपर्टी होती है इसका क्या होता है? इसको बेचना और इस प्रॉपर्टी का रिलीजियस पर्पस के अलावा किसी और चीज में यूज करना, दोनों ही क्या होती है? प्रोहिबिटेड होती है। और जो ओनरशिप होती है प्रॉपर्टी की इज ट्रांसफर फ्रॉम द पर्सन मेकिंग द वक्फ, जिसको हम वाकिफ कहते हैं, टू अल्लाह, मेकिंग इट इरवोकेबल, एंड द क्रिएटर इज वकीफ एंड द प्रॉपर्टी इज मैनेज्ड बाय मुक्तावली। तो सिंपल सा मतलब यही समझना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो रिलीजियस पर्पस के लिए यूज की जाती है अंडर इस्लामिक लॉ। मतलब आप एक टर्म्स में कह सकते हो कि ये प्रॉपर्टी जो मुस्लिम्स हैं वो क्या मानते हैं कि ये प्रॉपर्टी अल्लाह की ही प्रॉपर्टी है और वहां पर सारे रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस ही किए जाते हैं। सेल और उन प्रॉपर्टी का कोई और यूज प्रोहिबिटेड है। अब उनके क्रिएटर और प्रॉपर्टी को मैनेज मुतावली करते हैं, ये जानना आपका काम नहीं है, इतना डीप में हमें नहीं जानना, यूपीएससी ये नहीं पूछेगा आपसे। उसके बाद देखते हैं ओरिजिन कैसे हुआ इस चीज का, इस कॉन्सेप्ट का। ट्रेसेस हैं आपके दिल्ली सुल्तनत के टाइम पीरियड के, जब सुल्तान मुइजुद्दीन सैम गौर ने कुछ विलेजेस को जामा मस्जिद ऑफ मुल्तान के लिए डेडिकेट किया था। अब वक्फ प्रॉपर्टीज ग्रू विद द राइज ऑफ इस्लामिक डायनेस्टीज इन इंडिया। अब ये चीजें आगे बढ़ती चली गई क्योंकि इसके बाद भी काफी इस्लामिक डायनेस्टीज जो थी वो इंडिया के अंदर राइज होती चली गई। पहले दिल्ली सल्तनत था, फिर आपके पास मुगल डायनेस्टी आई, तो ये चीजें राइज होती चली गई।
फिर क्या हुआ, द मुसलमान वक्फ वैलिडिटी एक्ट ऑफ 1913 आया, जिसने क्या किया, इन इंस्टीट्यूशन को प्रोटेक्ट किया इंडिया के अंदर। फिर इससे चेंजमेंट होकर 23 का आया, फिर बाद में 1995 में भी एक बिल आया। इस तरीके से चीजें चलती रही। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क और गवर्नेंस क्या कहती है। ये हमारे लिए जानना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये कहता है कि जो चैरिटेबल और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो किसका टॉपिक है, वो काम है कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर। अब कॉन्करेंट लिस्ट कौन सी होती है, जिसके ऊपर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटर्स दोनों लॉज फ्रेम करते हैं, लेकिन अगर दोनों के लॉ बनाने में कोई भी क्लैश आया तो जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया उसकी वेटेज ज्यादा मानी जाएगी। अब कॉन्करेंट लिस्ट आपके कौन से शेड्यूल में आती है, कॉन्करेंट लिस्ट आपकी आती है 7 शेड्यूल के अंदर, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं वक्फ गवर्नेंस। करंटली किससे गवर्न हो रही थी ये चीजें, वक्फ एक्ट 1995 से, जिन्होंने रिप्लेस किया था किन लॉज को, जो 1913 में है, 1923 में है, 1954 में। अब इसको भी गवर्नमेंट ने रिप्लेस कर दिया है किससे, 2025 के एक्ट से। यहाँ तक कैसे क्रिएशन किया जाता था वक्फा, डिक्लेरेशन दे दी जाती थी ऑरल या रिटर्न में, या फिर क्या होता था, लॉन्ग टर्म यूज ऑफ लैंड फॉर रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस, उस तरीके से वो ऑटोमेटिकली चीजें चली जाती थी। इंडोनमेंट अपॉन द एंड ऑफ अ लाइन ऑफ सक्सेशन, ऐसे ऐसे करके चीजें आगे बढ़ती रहती थी। अब अगर हमसे कोई पूछे ऐसी कौन सी स्टेट है इंडिया के अंदर सब जहां पर सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, तो सबसे ऊपर है आपका उत्तर प्रदेश 27%, देन वेस्ट बंगाल 9%, देन पंजाब 9%। और अगर आप देखेंगे इन्हीं स्टेट्स के अंदर जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो भी काफी ज्यादा है। उत्तर प्रदेश के अंदर काफी ज्यादा है, वेस्ट बंगाल के अंदर काफी ज्यादा है और पंजाब के अंदर भी काफी है। अब बात करते हैं इवोल्यूशन की। स्टार्टिंग से बेसिक चारों एक्ट के बारे में देखते हैं। अब इन चारों एक्ट को रिप्लेस कर दिया किसने, 2025 के एक्ट ने। 1913 के एक्ट ने क्या वैलिडेट किया था, वक्फ डीड्स को। 1923 वाले ने क्या किया था, मेड रजिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज मैंडेटरी, कि इन प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन है वो होना ही होना चाहिए। 1954 वाले एक्ट ने क्या किया, एस्टेब्लिश सेंट्रल वक्फ काउंसिल एंड स्टेट वक्फ बोर्ड्स फॉर बेटर मैनेजमेंट, ताकि और ज्यादा बेटर मैनेजमेंट हो सके। तो अभी तक भी ऐसा होता है कि सेंट्रल वक्फ बोर्ड होता है आपका एक, फिर स्टेट वक्फ बोर्ड अलग होता है। 1995 के एक्ट में क्या एड ऑन किया था, इंट्रोड्यूस ट्रिब्यूनल्स फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एंड एडेड इलेक्टेड मेंबर्स एंड इस्लामिक स्कॉलर्स टू वक्फ बोर्ड्स। इसने ये एड ऑन किया था कि ट्रिब्यूनल्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ताकि अगर वक्फ बोर्ड से रिलेटेड, उन प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट होगा उसको कौन हैंडल करेंगे, ट्रिब्यूनल्स। साथ में क्या होगा, कुछ इस्लामिक स्कॉलर्स को वक्फ बोर्ड्स में ऐड किया जाएगा और कुछ इलेक्टेड मेंबर्स भी होंगे जो इस बोर्ड के अंदर शामिल होंगे। अब सारी चीजों को छोड़ दो, अब देखते हैं 2025 में अब ये बिल जो एक्ट बन गया है इससे क्या क्या चेंजमेंट अब इस सिचुएशन में आ जाएंगे। पहली चीज होगी कंपोजिशन ऑफ द सेंट्रल वक्फ काउंसिल। इसके अंदर क्या होगा, द यूनियन मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ वक्फ वो क्या होंगे, एक्स ऑफिसो चेयरपर्सन रहेंगे। उसके बाद काउंसिल मेंबर के अंदर कौन कौन इंक्लूड होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पर्सन ऑफ नेशनल एमिनेंस, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जजेस, एमिनेंट स्कॉलर इन मुस्लिम लॉ। उसके अलावा क्या होगा, द बिल रिमूव्स द मुस्लिम रिक्वायरमेंट फॉर एमपीज, फॉर्मर जजेस एंड एमिनेंट पर्सन। मतलब कि इस लॉ ने, नए अमेंडमेंट ने क्या किया कि जो भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज मेंबर होंगे या फिर एमपीज मेंबर होंगे, उनका मुस्लिम होना जरूरी नहीं है। एमपी का एमपी होना जरूरी है, मुस्लिम होना जरूरी नहीं है। रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज या हाई कोर्ट जज की क्वालिफिकेशन होना जरूरी है, वो एक अच्छे जूरिस्ट होना जरूरी है, उनका मुस्लिम होना जरूरी नहीं, जो कि पहले ऐसा नहीं था। एंड द बिल मैंडेट्स टू नॉन मुस्लिम मेंबर्स इन द काउंसिल। ये सबसे बड़ी चीज है कि जो बोर्ड काम ही किसके लिए करता है, रिलीजियस पर्पस के लिए, इस्लाम से रिलेटेड काम होता है, जो जमीन अलॉट किसके लिए की जाती है, इस्लाम के लिए की जाती है, उन चीजों के अंदर 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स का काउंसिल के अंदर शामिल होना। अब कंपोजिशन कैसे होगी वक्फ बोर्ड की, स्टेट गवर्नमेंट एम्पावर्स टू नॉमिनेट 1 पर्सन फ्रॉम ईच ग्रुप एंड नॉन मुस्लिम मेंबर्स रिक्वायर्ड 2, कि 2 आपके नॉन मुस्लिम मेंबर्स होंगे। उसके अलावा ईच ग्रुप से क्या होंगे, आपके मेंबर्स होंगे। ईच ग्रुप इन द सेंस कि आप जब मुस्लिम क्लास के अंदर भी देखोगे तो मुस्लिम के अंदर भी क्या होता है,
काफी सारे डिफरेंशिएशन होते हैं, कुछ सियाज होते हैं, कुछ सुनीज होते हैं, कुछ बैकवर्ड मुस्लिम क्लासेस हैं। इन सभी क्लासेस से जितने भी मुस्लिम के अंदर भी डिफरेंशिएशन है, उनसे भी सभी से एक एक मेंबर होना चाहिए। एंड साथ में एक बहुत अच्छी चीज ये है कि वुमेन्स का भी वुमेन पार्टिसिपेशन भी काफी अच्छा रहे, उसके लिए साथ में कंपोजिशन के अंदर 2 वुमेन मेंबर्स का होना भी कंपलसरी है। अब ट्रिब्यूनल की कंपोजिशन कैसे होगी? ट्रिब्यूनल्स कौन सी कंपोजिशन कि अगर यहाँ पर कोई भी क्लैश होता है वक्फ बोर्ड की चीजों से रिलेटेड तो उसको हैंडल कौन करेगा? ट्रिब्यूनल। अब ट्रिब्यूनल की कंपोजिशन क्या रहेगी? रिमूव द एक्सपर्ट इन मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ के अंदर एक्सपर्ट जो है अब हमें उसकी जरूरत नहीं है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज क्या होंगे? चेयरमैन होंगे, और साथ में एक जॉइंट सेक्रेटरी रैंक ऑफिसर के मेंबर होंगे। वो ऑफिसर मेंबर होंगे जो जॉइंट सेक्रेटरी रैंक तक एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं अपील अगेंस्ट ट्रिब्यूनल ऑर्डर। सपोज ट्रिब्यूनल ने किसी क्लैश के ऊपर अपना कोई फैसला सुनाया, तो उससे रिलेटेड चीजों के ऊपर क्या है? एक्ट के ऊपर क्या है कि जो डिसीजन है ट्रिब्यूनल का वो फाइनल रहेगा, कोई भी अपील कोर्ट के अंदर अलाउड नहीं है। दूसरी चीज क्या है बिल्स के केस में कि ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट आप हाई कोर्ट के अंदर अपील डाल सकते हो विद इन 90 डेज। अब सर्वे कैसे होगा प्रॉपर्टीज का? द बिल रिप्लेसेस द सर्वे कमिश्नर with the district collector or other senior officer to oversee the survey of वक्फ properties। कि सपोज मानो कोई भी जगह है, जैसे लखनऊ जगह है, वहां पर कोई प्रॉपर्टी है जो वक्फ प्रॉपर्टी कहलाती है, तो वहां पर उस चीज की सर्वे कैसे होगी कि यस ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट से बिलोंग करती है या नहीं, ये प्रॉपर्टी इस्लाम धर्म के जो लोग हैं उन्हीं से बिलोंग करती है, एक्चुअल में वक्फ प्रॉपर्टी है नहीं। वो सारी चीजों का काम किसका है? जो लखनऊ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होंगे या फिर अदर कोई सीनियर ऑफिसर होंगे जिनकी पोजीशन भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से सेम लेवल पर होगी, वो उस चीज का सर्वे करेंगे। पहले ये काम कौन करता था? सर्वे कमिश्नर। नेक्स्ट है गवर्नमेंट प्रॉपर्टी एज वक्फ। द बिल स्टेट्स दैट एनी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई एज वक्फ विल सीज टू बी सो। कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी अगर आप उस तरह से आइडेंटिफाई करते हो तो वो चीज सीज हो जाएगी, वो चीज आपको वक्फ के रूप में नहीं प्रोवाइड की जाएगी। एंड द कलेक्टर ऑफ द एरिया विल डिटरमाइन ओनरशिप इन केस ऑफ अनसर्टेनिटी इफ डीम्ड द गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ही विल अपडेट द रेवेन्यू रिकॉर्ड्स। और इन चीजों के ऊपर सारी चीजों का हैंडल कौन करेंगे? जो भी उस एरिया के कलेक्टर होंगे। तो इन फ्यूचर अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी करें तो आपको भी ये काम करना पड़ सकता है। ऑडिट्स कैसे होंगी? वक्फ इंस्टीट्यूशंस अर्निंग ओवर ₹1 लाख विल अंडरगो ऑडिट बाय स्टेट स्पॉन्सर ऑडिटर्स। नेक्स्ट है सेंट्रलाइज पोर्टल। एक सेंट्रलाइज पोर्टल भी बनाया जाएगा जो क्या ऑटोमेट करेगा? वक्फ प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट को, वहीं पर सारी चीजें अपडेट हो जाएंगी जिससे कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी। प्रॉपर्टी डेडिकेशन की बात की जाए तो क्या है? प्रैक्टिसिंग मुस्लिम कैन डेडिकेट प्रॉपर्टी टू द वक्फ रिस्टोरिंग pre-2013 रूल्स। अब इसके अंदर क्या है कि सपोज आप अभी मुस्लिम धर्म को प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन आपको ऐसा करते हुए सिर्फ 2 to 3 ईयर्स हुए, तो क्या आप उस चीज के अंदर प्रॉपर्टी डेडिकेट कर सकते हो वक्फ के अंदर? नहीं, आप नहीं कर सकते। कम से कम आपको 5 साल हो चुके होने चाहिए मुस्लिम धर्म को प्रैक्टिस करते हुए, उसके बाद ही आप अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ के अंदर दे सकते हो। नेक्स्ट है वुमेन इनहेरिटेंस। वुमेन मस्ट रिसीव इनहेरिटेंस बिफोर द वक्फ डिक्लेरेशन विद स्पेशल प्रोविजंस फॉर विडोज, डिवोर्स वुमेन एंड ऑर्फन्स। ये काफी इंपॉर्टेंट चेंजमेंट है कि जो वुमेन है उनको उनके हिस्से की चीजें आपको पहले मिल जानी चाहिए, उसी के बाद आप अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेरेशन के अंदर डाल सकते हैं। और उसमें भी अगर ऑर्फन है, डिवोर्स वुमेन है या विडो है तो उनके लिए और ज्यादा स्पेशल प्रोविजंस और ज्यादा स्ट्रिक्टनेस गवर्नमेंट लेकर आई है। अब बात करते हैं इस बिल की जरूरत क्यों थी। New bill mandates a unified digital listing of वक्फ property to reduce litigation and ensure transparency। ये तो सिंपल है कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, कोई भी ऐसे ही कोई जमीन वक्फ के अंदर नहीं चली जाएगी, वो चीजें। दूसरा क्या होगा, इससे थोड़ा जेंडर जस्टिस मिलेगा क्योंकि वुमेन का पार्टिसिपेशन वक्फ बोर्ड के अंदर गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया है। तो वैसे भी ऐसा होता है कि मुस्लिम लॉज के अंदर वुमेन के लिए काफी कम है चीजें, तो यहाँ से थोड़ा उनको भी जस्टिस मिल जाएगा। अब यहाँ पर कंसर्न क्या है?
पहला कंसर्न यहाँ पर ये है नॉन मुस्लिम मेंबर्स इन वक्फ बोर्ड। देखो ये काफी बड़ा कंसर्न हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया कि नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी प्रेजेंट होंगे स्टेट वक्फ बोर्ड के अंदर भी और सेंट्रल के अंदर भी। वहीं अगर आप किसी और रिलीजन के बोर्ड्स को देखोगे, चाहे आप हिंदू रिलीजन के बोर्ड्स को देखोगे या फिर सिख रिलीजन के बोर्ड्स के देखोगे, तो वहां पर सिख बोर्ड्स के अंदर आपको नॉन सिख नहीं मिलेंगे, हिंदू के अंदर आपको नॉन हिंदू नहीं मिलेंगे। वहीं जब आप एक मुस्लिम लॉ से, मुस्लिम रिलीजन से कंसर्न चीज है, वहां पर वक्फ बोर्ड है, वहां पर नॉन मुस्लिम मेंबर्स का अलाउड करना और साथ में उनको कंपलसरी करना। तो एक ये कंसर्न है यहाँ पर, जिससे चीजें थोड़ी सी अप एंड डाउन हो सकती हैं। दूसरा क्या है? इम्पैक्ट ऑन वक्फ ट्रिब्यूनल्स। रिमूवल ऑफ एक्सपर्ट इन मुस्लिम लॉ फ्रॉम वक्फ ट्रिब्यूनल्स में अफेक्ट द रिडर्सल ऑफ वक्फ रिलेटेड डिस्प्यूट्स। दूसरा क्या है कि अब जो वक्फ ट्रिब्यूनल्स होते हैं उनके अंदर आपने मुस्लिम लॉ के एक्सपर्ट्स को स्किप कर दिया कि मुस्लिम लॉ के एक्सपर्ट हो ही नहीं सकते। जिस चीज से रिलेटेड वो चीज है उसके एक्सपर्ट वहां नहीं होंगे। सिर्फ कौन होंगे? एक डिस्ट्रिक्ट जज होंगे, और डिस्ट्रिक्ट जज का भी मुस्लिम होना जरूरी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट जज वो नॉन मुस्लिम भी हो सकते हैं और वो उन चीजों को हैंडल करेंगे। तो ये भी एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंसर्न हो जाता है। नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ वक्फ। अब इसके अंदर इस बिल ने क्या कर दिया है, नई अमेंडमेंट ने, कि जिसको इस्लाम एट लीस्ट 5 ईयर हो गए प्रैक्टिस करते हुए, वही यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वक्फ के लिए डोनेट कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप नया नया किसी रिलीजन की तरफ अट्रैक्ट होते हो, किसी चीज को प्रैक्टिस करना शुरू होते हो, तो शुरू शुरू में ना वो चीज आपके बहुत पीक पर होती है। वो चाहे आप किसी भी रिलीजन के लिए फील करो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे फिर वो इस्लाम हो, बट धीरे धीरे आप क्या हो जाती हैं, आप उन चीजों के अंदर थोड़ा डाउन हो जाते हो। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा है कि आपको एटलीस्ट 5 ईयर हो जाने चाहिए उस रिलीजन को फॉलो करते हुए, उस रिलीजन को प्रैक्टिस करते हुए। तो ये कुछ कंसर्न्स हैं जिनके ऊपर क्लैशेस हो सकता है। कंक्लूजन सिंपल है, ये एक स्टेप है इंडिया को रिफॉर्म करने का, वक्फ प्रॉपर्टीज को रिफॉर्म करने का इंडिया के अंदर। और देखो ऐसा नहीं है, ये वक्फ प्रॉपर्टी वाली जो चीज है, ऐसा नहीं है हर इस्लामिक कंट्री में आपको मिलेगी, बल्कि जो मेजर इस्लामिक रीजन्स हैं वर्ल्ड के अंदर, वहां पर ये चीज है ही नहीं। इवन इंडिया के अंदर है बट वहां पर ये चीज नहीं है। इसके अलावा अब हमें एक चीज और याद रखनी कि पॉलिटी में ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो थोड़ा सा इस चीज की वजह से हाईलाइट हो जाते हैं। तो एक आपको याद रखना है, आपके फंडामेंटल राइट्स के अंदर आपके जो आर्टिकल हैं 25 to 28 जो रिलीजन से रिलेटेड ही बात करते हैं, आपका आर्टिकल 14 है, उसको आपको याद रखना है। थोड़ा आपको प्रॉपर्टी जो राइट है हमारा 300A, जो पहले फंडामेंटल राइट होता था, रिपील करने के बाद इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया, तो ये सारी चीजें भी इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हाईलाइट होती हैं। तो इन चीजों के ऊपर भी हमें थोड़ी सी नजर ज्यादा रखनी है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। अगर ये क्वेश्चन मेंस में भी आता है तो आप डायरेक्ट ऐसे ही लिख सकते हो, क्योंकि कंक्लूजन मैंने मेंशन कर दिया है, इंट्रोडक्शन मैंने मेंशन कर दिया है, कंसर्न पूछे गए तो वो मेंशन कर दिए गए हैं, नीड क्या थी बिल की वो मेंशन हो गई, अमेंडमेंट्स क्या आई, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पर आपको मेंशन कर दी है। फिर भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।